हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार और आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी पर। मैंने आप लोगों को 12th क्लास के लिए अगर बात करें तो अपन ने सॉलिड स्टेट यानी यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री का पूरा पढ़ लिया है। मैंने आपको उसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सारे वीडियो ना देखे हैं तो आप उनको देख लें, तो आपका जो पहला चैप्टर है, चाहे आप नीट की तैयारी करें, आप JEE की तैयारी करें, वो सारा आपका कवर हो जाएगा। खुद से भी आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन मैंने बेसिक आपको पूरा अच्छे से उसमें पढ़ा दिया है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। तो उसकी बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड जो है वो है आपका सॉल्यूशन। अगर अपन इसकी बात करें तो NCERT MP बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं 12th क्लास के लिए अगर बात करें तो इसमें से एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, यानी इसमें से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अगर अपन बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम की अपन बात करें जिसमें से केमिस्ट्री पूछा जा रहा हो और सॉल्यूशन में से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा इसको डिटेल में पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है आपका, लेकिन इसमें अपन बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं सॉल्यूशन से लेकर। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे अपन विलयन। अब विलयन की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो 2 टाइप का बनता है। एक होता है आपका होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो अगर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसको अपन कहेंगे समांग या समांगी विलयन, और एक होता है विषमांगी विलयन। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब जो वास्तविक विलयन होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो सारा कौन सा होता है? समांगी टाइप का होता है। जो समांगी विलयन होता है इसी को अपन वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है और इसी को अपन पढ़ने वाले हैं। विलयन अपन कौन से पढ़ने वाले हैं? ट्रू वास्तविक विलयन को अपन पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविक विलयन जो होते हैं वो कौन से वाले हैं? समांगी विलयन जितने भी होते हैं वो सारे वास्तविक विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है? समांगी विलयन क्या होता है, विषमांगी विलयन क्या होता है, ये चीज़ भी समझना जरूरी है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करेंगे कि जो समांगी विलयन होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 10⁻⁹ मीटर या 1000 पिकोमीटर, ये इतने व्यास वाले, इतने साइज़ के पार्टिकल्स अगर विलयन के अंदर हैं तो वो आपका समांगी विलयन है। मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन समांगी विलयन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज़ ये होता है। लेकिन इनके बेसिस पे आप उसको समांगी विलयन नहीं बोल सकते हो। तो फिर आप समांगी विलयन किसको कहेंगे? एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि विलयन 2 टाइप के बन सकते हैं, एक समांगी हो सकता है, एक विषमांगी हो सकता है। अब समांगी विलयन जो आपका होता है, यानी अपन कहें होमोजीनियस सॉल्यूशन आपका जो होता है वही आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, वास्तविक विलयन होता है। और इस टाइप के विलयन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पार्टिकल का साइज़ जो है वो ये होता है। ठीक है, अब समांगी और विषमांगी में मेन डिफरेंस क्या है उसको समझते तो बिल्कुल जनरल वे में समझाता हूँ कि सपोज़ मान लो आपने मीठा पानी बनाया है। मीठा पानी मतलब आपने पानी लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने पानी लिया और उसके अंदर आपने शुगर ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन होता क्या है? 2 पदार्थ हैं कोई भी, उनको आपने मिक्स कर दिया, लिक्विड फॉर्म में है तो आपका वो लिक्विड या विलयन हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो ठोस फॉर्म है तो मिश्रण बन जाएगा। तो मतलब मिक्सचर जो भी होता है वो विलयन ही एक टाइप का। तो विलयन में 2 घटक भी मिश्रित हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो विलयन कई घटकों का मिश्रण ही होता है अगर ऐसा कहें अपन। तो यहाँ अपन ने विलयन बनाने के लिए क्या करा? पानी लिया और पानी में अपन ने शुगर को ऐड कर दिया, तो आपका मीठा पानी बन गया। अब समांगी और विषमांगी को समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब आप इसको पी रहे हैं तो सपोज़ मान लो आपने एक सूप यहाँ से लिया, एक सूप आपने यहाँ से लिया या कहीं से भी लिया हो, तो जब आप उसको पिएंगे तो यहाँ इस विलयन का जो आपको टेस्ट आने वाला है वही इस विलयन का भी आएगा और इसका भी आएगा। पूरा एक ही है, मतलब इस पूरे का टेस्ट क्या है? एक जैसा है। एक जैसा टेस्ट क्यों आ रहा है? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर शुगर और पानी का जो सांद्रता यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह क्या है? एक जैसी है। ठीक है, मतलब आपका पूरा विलयन जो है वो एक जैसा है। तो वो आपका विलयन कैसा हो गया? समांगी हो गया। ठीक है, और अगर आपका मिक्सचर अलग अलग है, जैसे आपने कुछ और चीज़ ले लिया, यहाँ कुछ अलग मिला आपको, यहाँ कुछ अलग, यहाँ टेस्ट अलग, यहाँ टेस्ट अलग, यहाँ टेस्ट, जैसे आप मिक्सचर लेते हैं, कोई सा भी मिक्सचर आप खा रहे हैं
तो उसमें नमकीन है, नट्स हैं, छोटे चिप्स भी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी तो है नहीं कि आपने अगर उस मिक्सचर का एक भाग कोई सा भी उठाया तो आपको यहाँ पर नट्स मिल गया, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी जगह भी नट्स मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर नट्स हो कहीं ना हो। तो वो मिक्सचर जो है वो कैसा हुआ, विषमांगी हुआ, उसमें सभी जगह एक जैसा नहीं है। और ये पूरा क्या है, एक जैसा होता है, हर जगह से आपको वही टेस्ट मिलने वाला है, सारी चीज़ें, मतलब हर जगह कंसंट्रेशन, हर जगह सांद्रता, या हर जगह अपन उसका कहें संगठन, कंपोनेंट उसके अंदर जो प्रेजेंस है वो सारे कंपोनेंट का जो रेशो है वो सब जगह क्या है, एक जैसा है, हर जगह उसका संगठन क्या है, एक जैसा। तो वो विलयन आपका कैसा होता है, समांगी विलयन होता है, और ऐसे ही विलयन वास्तविक विलयन कहलाते हैं। और इन्हीं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इनके पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, तो पार्टिकल का साइज़ मैंने बता दिया 10⁻⁹ m या 1000 पिकोमीटर, इस व्यास के वो पार्टिकल्स होते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे अपन बात करें। अब विलयन मैंने जस्ट अभी कहा कि घटकों से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होते ही हैं। तो यदि आपका विलयन जो है अगर वो 2 घटकों से मिलकर बना हुआ, ऐसा विलयन आपके पास है जिसमें घटक कितने हैं, 2। अब वो 2 घटक क्या क्या होंगे उनकी भी अपन बात करेंगे। 2 घटकों से मिलकर अगर बना हुआ है तो आपका ऐसा विलयन जो है वो द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन, या इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहेंगे। उसके अंदर 2 कंपोनेंट अगर है तो वो आपका कैसा हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन हो गया या द्विअंगी विलयन हो गया, क्योंकि उसके अंदर 2 अंग हैं या 2 पार्ट हैं, 2 चीज़ें हैं। इसी तरीके से विलयन जो होता है वो कई टाइप का हो सकता है। वास्तविक विलयन की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। वो 2 घटकों से मिलकर भी बना हो सकता है, 3 से बना होगा तो उसको टर्नरी विलयन सॉल्यूशन कहेंगे या त्रिअंगी विलयन कहेंगे हिंदी में। अगर वो 4 अंगों से मिलकर बना हुआ है या 4 घटकों से मिलकर बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, या हिंदी में कहेंगे तो 4 अंगी विलयन। तो विलयन ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका द्विअंगी विलयन। अगर मैं यहाँ बात करूँ द्विअंगी विलयन की, तो द्विअंगी विलयन में 2 अंग या 2 घटक जो हैं वो क्या क्या होते हैं उसको अपन को समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो कोई विलयन जो होता है उसमें 2 अंग, एक होता है आपका सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट यानी अपन इसको कहेंगे हिंदी में विलेय, ठीक है। और दूसरा वाला जो घटक आपका होता है वो होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी हिंदी में इसको अपन कहेंगे विलायक। तो एक को अपन ने ले लिया विलय और एक हो गया आपका विलायक। अगर ये 2 घटक हैं, विलयन के अंदर केवल 2 ही घटक है, एक तो विलायक है और एक विलय है, तो ऐसा विलयन आपका कैसा हो जाएगा, द्विअंगी विलयन हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 टाइप के कंपोनेंट हैं, एक आपका विलय है, एक आपका विलायक है, आपका सोल्यूट है, एक आपका सॉल्वेंट है, तो वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपके पास अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, तो आप किसको विलय कहेंगे और किसको विलायक कहेंगे। मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो विलयन अपन पढ़ने वाले, जो सॉल्यूशन अपन पढ़ने वाले हैं उसमें 2 चीज़ें हैं, एक विलय है और एक आपका विलायक है। लेकिन आप किसको विलायक कहेंगे और किसको विलय कहेंगे, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो इसके लिए छोटी सी बात याद रखना है, जिसकी मात्रा अधिक है। क्या कहा, विलयन के अंदर जिसकी मात्रा क्या है, अधिक है। वो बहुत सरल है, विलयन को समझना बहुत सरल है, बस बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो मात्रा अधिक है वो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और जिसकी मात्रा कम है विलयन के अंदर, जिसकी मात्रा कम है वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है वो आपका सोल्यूट है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बन गया वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, या 2 घटकों से मिला हुआ, या द्विअंगी विलयन भी इसको अपन कहते हैं। तो आपको समझ में आया, विलयन के अंदर 2 चीज़ें होगी, एक अपना सॉल्वेंट होगा और एक अपना सॉल्यूशन होगा। अब अपन बार बार सॉल्वेंट वर्ड यूज़ करेंगे और सोल्यूट वर्ड भी यूज़ करेंगे। तो अपन सॉल्वेंट को हर बार क्या मान लेंगे, ए, और जब भी अपन सोल्यूट की बात करेंगे उसको बी मान लेंगे। मतलब विलय आपका बी हो जाएगा और विलायक आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आप कुछ भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ ए लिख दिया तो आप ए भी लिए, एक्स वाई जेड आपको जो मानना है मान लें, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगा। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का अणुभार, तो जब द्रव्यमान और अणुभार की बात आएगी तो अपन उनको सीधा, जैसे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को अपन डब्ल्यू से लिखते हैं। सपोज मान लेना ए और बी लिखने का मतलब क्या है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर विलय का द्रव्यमान भी आया और विलायक का द्रव्यमान भी आया। तो अपन क्या करेंगे, जब विलायक के द्रव्यमान की बात करेंगे तो अपन इसको लिख लेंगे डब्ल्यू ए, और जब विलय के द्रव्यमान की बात आएगी तो अपन लिख देंगे डब्ल्यू बी।
तो ये फिक्स हो गया अपने लिए कि ए जो है अपन किसके लिए बात करेंगे, विलायक के लिए बात करेंगे, और बी की किसके लिए बात करेंगे, विलय के लिए बात करेंगे। तो इस तरीके से ए और बी का अपने को यूज़ करना है। तो आपको सोल्यूट का मतलब भी समझ में आ गया, सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है वो समझ में आ गया। विलियन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। अब होमोजीनियस विलियन जो है वही आपका ट्रू विलियन होता है, और उसी को अपन यहाँ पढ़ने वाले। मैंने कहा होमोजीनियस क्या होता है, समांगी विलियन क्या होता है, तो ऐसा विलियन जिसमें पूरे में सांद्रता एक जैसी है, हर जगह से उसमें जो कंपोनेंट है उनका संगठन क्या है, उसके अंदर जो पदार्थ है उन संगठन उसका एक जैसा पूरे में संगठन है, तो वो आपका होमोजीनियस या समांगी विलियन हो गया। समझ में आ गया, तो वही आपका ट्रू विलियन है। तो आपको यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब भी समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे कि जो विलियन है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। जो आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस बेसिस पे अपन उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब किस बेसिस पे अपन इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, तो फर्स्ट वाला जो बेसिस अपन पढ़ने वाले हैं वो है कि जो इसके अंदर पदार्थ उपस्थित है, जो मैटर सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है, उसका स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है। मतलब अभी जस्ट मैंने कहा सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, विलय भी होता है, विलायक भी होता है। तो विलय कौन सी अवस्था में है, विलायक कौन सी अवस्था में, अवस्था से मतलब फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी पदार्थ जो होता है जनरली इन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है, उसके बेसिस पे आपके सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के स्टेट पे अगर हम बात करें तो आपका सॉल्यूशन जो होता है वो 9 टाइप का होता है। अब उसको अपन कैसे समझेंगे उसको समझना है ना। आप चाहें तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकते हैं जो इसके अंदर पदार्थ की अवस्था के आधार पर, पदार्थ यानी आपका विलय और विलायक, इन दोनों की अवस्थाएं क्या है, अवस्था के आधार पर। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो 9 टाइप का होता है। तो अपन एक टेबल बना लेते हैं, उससे अपना काम आसान हो जाएगा, हो सकता है। अब मैंने कहा था इसको अपन ए मान लेंगे, इसको अपन बी मान लेंगे, चाहे तो ए और बी भी लिख सकते हो सीधा अपन। यहाँ पर उनकी स्टेट लिखने वाले कि वो किस स्टेट में है। ठीक है, सपोज मान लो सॉल्वेंट को अपन ने स्टार्टिंग में ले लिया कि ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो गैस के अंदर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर सोल्यूट की स्टेट अपन चेंज कर देते हैं, इसको तो अपन गैस लेंगे। ये सपोज मान लो कि स्टार्टिंग में आपका क्या है, लिक्विड है, तो गैस के अंदर आप लिक्विड मिला रहे हो। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें गैस के अंदर लिक्विड होता है, तो मैं आपको बता दूं, आपको उनके एग्जाम्पल किससे, सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में है, गैस ज़्यादा होगा और सोल्यूट क्या होगा, कम, यानी लिक्विड ही कम है, गैस बहुत सारी है और उसमें थोड़ा सा लिक्विड है। तो आप लोगों ने कोहरा देखा होगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जल वाष्प जो है वो एयर के अंदर, हवा के अंदर फैला हुआ है। कोहरे में क्या होता है, कोहरा होता है उसमें क्या होता है, जो हवा है उसके अंदर पानी की बूंदें फैली हुई है। तो हवा जो है वो तो आपका गैस वाला काम हो गया और उसके अंदर क्या आ गया, लिक्विड आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है वो कोहरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि जो जल वाष्प है, जल वाष्प का हवा में मिश्रण, तो पानी जो है, लिक्विड जो है वो कायम हो गया, गैस के अंदर आपका एग्जांपल हो गया। वेरी सिंपल है पहला एग्जांपल। फिर अपन जो सॉल्वेंट है आपका यानी विलायक जो है उसको फिर से अपन क्या मान लेते हैं, गैस मान लेते हैं। अब पहले ये लिक्विड था, अब इसको अपन क्या ले लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं। मतलब गैस के अंदर सॉलिड मिला हुआ है ना, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या है, तो गैस इन सॉलिड, गैस के अंदर क्या है आपका, सॉलिड है। तो सोल्वेंट यानी विलायक आपका गैस है, गैस की मात्रा ज़्यादा है, सॉलिड की मात्रा क्या है, कम है। तो ऐसा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपका है धुआं, जो गाड़ियों से आपका धुआं निकलता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर कार्बन के सॉलिड पार्टिकल होते हैं। हवा है, गैस है, उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल हैं। तो हवा यानी आपका गैस हो गया, वो तो आपका विलायक हो गया, और उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल है। कार्बन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसके पार्टिकल उसमें बिखरे हुए हैं। तो धुआं इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। फिर सॉल्वेंट को मैं फिर से गैस अवस्था में ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले लिक्विड लिया, फिर अपन ने क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया। अब क्या बचा आपका, गैस बचा। तो गैस यानी गैस का गैस में मिक्सचर। तो गैस का गैस में तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप सीधा वायु भी लिख सकते हो।
हवा के अंदर बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, या यहाँ आप ओब्लिक करके लिख सकते हो कि गैसों का मिश्रण, किन्हीं भी गैसों का मिश्रण जो होता है वो आपका क्या हो गया, गैस इन गैस। तो यहाँ तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम्पल याद करने में, इसका वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। तो 3 टाइप तो आपके ये हो गए। अभी सारे सॉल्वेंट अपन ने क्या लिए थे, गैस फॉर्म में लिए थे। गैस में अपन ने लिक्विड मिला दिया, कोहरा वाला आपका एग्जांपल हो गया। गैस में आपने सॉलिड मिला दिया, धुआं, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है या आपकी इंडस्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो कार्बन के पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में हो गए, ठोस अवस्था में हो गए, और ये आपका क्या हो गया, द्रव। तो इस टाइप का सॉल्यूशन हो गया। फिर ये आपका गैस का गैस में सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब अपन इनको चेंज करते हैं, ये तो वही रहने वाला, एक बार लिक्विड आने वाला, एक बार सॉलिड और एक बार गैस। अब अपन सॉल्वेंट को चेंज कर लेते हैं। चलिए ये 3 टाइप आप नोट कर लेना, फिर अगला देखते हैं। अब अपन ले लेते हैं सॉलिड। सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड बहुत सारा है, उसमें आप थोड़ा सा क्या मिला रहे हो, लिक्विड मिला रहे हो। तो यहाँ अगर एग्जांपल की बात करें तो चांदी जो होती है वो पारे के साथ अमलगम बनाती है। तो चांदी तो सॉलिड हो गई, और आपका पारा जो है, मरकरी की अगर मैं बात करूँ, Hg की अगर मैं बात करूँ, तो ये एक ऐसी आपकी मेटल है जो द्रव अवस्था में होती है। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो चांदी तो आपका हो गया सॉलिड, ज़्यादा मात्रा में चांदी ले लेंगे तो ये आपका हो गया विलायक, और इसमें अपन ने थोड़ा सा लिक्विड यानी आप क्या मिला दिया, मरकरी मिला दिया, तो मरकरी द्रव अवस्था में होता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अमलगम। आता है कभी कभी अमलगम क्या होता है, तो धातुओं के साथ जो मरकरी होती है वो मिक्स हो जाती है, घुल जाती है और अमलगम बनाती है। मरकरी जो होता है उसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। लोहे के पात्र में इसलिए रखा जाता है कि लोहे के साथ चांदी जो होती है वो अमलगम नहीं बनाती है। कभी कभी आता है क्वेश्चन कि क्यों रखा जाता है, तो ये याद रखें आप। बाकी वो तो एक्स्ट्रा बात हो गई। यहाँ अपना जो है विलयन की अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा विलयन की बात कर रहे हैं, सॉलिड में लिक्विड विलयन की अपन बात करें। सॉलिड में आप लिक्विड मिला रहे हो तो सॉलिड हो गया आपका चांदी और लिक्विड हो गया आपका मरकरी। चलिए फिर यहाँ वापस सॉलिड ले लेता हूँ। सॉलिड में सॉलिड यहाँ तो वही रखेंगे अपन, तीनों सॉलिड। पहले तीनों अपन ने क्या ले लिया था, गैस। अब अपन ने तीनों क्या ले लिया, सॉलिड। फिर तीनों लिक्विड ले लेंगे, तो 3 और 3 6 और 3 9 टाइप के आपके सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो चलिए सॉलिड में सॉलिड, तो धातुओं का मिक्सचर, बहुत सारी मेटल जो होती है, धातुओं का मिश्रण, बहुत सारी मेटल जो होती है उनका मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो वो आपका सॉलिड में सॉलिड। धातुएं सभी सॉलिड होती है, तो एक धातु दूसरे धातु का, एल्यूमिनियम ले लो, लोहा ले लो, दोनों के जो अपना छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका मिक्सचर बना दो, तो ये एक आपका विलयन बन जाएगा। तो सॉलिड का सॉलिड में, तो धातुओं का मिश्रण अपन ने यहाँ पर लिख दिया। सॉलिड में गैस मिला रहे हैं, सॉलिड है आपका जो कंपाउंड है वो सॉलिड है, उसके अंदर आप गैस मिला रहे हो। तो ऐसा कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है कि जिसमें अपन सॉलिड होता है उसके अंदर गैस मिलाते हैं? तो यहाँ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक पैलेडियम धातु होती है। पैलेडियम मैंने पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा दिया है। तो पैलेडियम जो होता है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ अगर आपको समझना है तो आप, मैंने पीरियोडिक टेबल की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीरियोडिक टेबल का बेसिक दे दूंगा। 3 पार्ट्स मैंने बना दिए हैं, और भी पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन पैलेडियम से परिचय आपका उसमें हो जाएगा। तो आप उनको भी देखें, मेरे साथ केमिस्ट्री को सीखते रहें, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी लगने लगेगी। कोई टफ काम नहीं होता केमिस्ट्री को समझना, बस आप बेसिक से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पैलेडियम जो होता है इसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका अधिशोषण हो जाता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। तो H2 गैस, पैलेडियम पर H2 गैस का अधिशोषण, ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया कि पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, मतलब उससे आगे जुड़ जाती है। तो ये सॉलिड है, तो देखो आपका सॉल्वेंट जो है वो क्या है, सॉलिड है, और सोल्यूट आपका क्या है, गैस है। पहले आपका गैस है तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, H2 गैस है, तो गैस जो है इस पर आकर अधिशोषित हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये 3 सॉल्यूशन और आपके ये बन गए। 3 और पढ़ लेते हैं, आप इनको नोट कर लें। अब आपके बच्चे हैं, सॉल्वेंट को अपन चेंज कर लेते हैं। सॉल्वेंट अपन ले लेते हैं अब लिक्विड। यहाँ तो लिक्विड सॉलिड ये से फिक्स कर लो, यहाँ चेंज करते जाओ। यहाँ एक बार 3 बार आप गैस ले लो, फिर 3 बार आप लिक्विड ले लो, फिर 3 बार आप सॉलिड ले लो, तो आपके 9 जो हैं इजी वे में याद हो जाएंगे। चलिए अब क्या बचा, अपना लिक्विड बचे, तो अपन यहाँ क्या ले लेते हैं, तीनों जगह लिक्विड ले लेते हैं, यानी द्रव ले लेते हैं। तो द्रव का द्रव में, तो द्रव का द्रव में तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अल्कोहल में जल मिला दें, या कोई भी 2 द्रव अवस्था में जो है उनको मिला लें, तो ये अच्छा एग्जांपल है। अल्कोहल में क्या मिला दें, जल को मिश्रित कर दे, तो जल में लिक्विड का लिक्विड में हो गया। अब लिक्विड में आपको सॉलिड मिलाना है,
इसका भी एग्जाम्पल बहुत आसान होता है। आप पानी लें, वाटर लें और वाटर के अंदर आप शुगर मिला दें। शुगर आपका क्या है, ये सॉलिड हो गया और ये आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यहाँ पर ये भी आपका लिक्विड था और ये भी आपका क्या था, लिक्विड। तो लिक्विड का लिक्विड में, ये वाला एग्जांपल हो गया आपका। अब यहाँ आपने पानी लिया, पानी में शुगर मिला दिया तो पानी आपका लिक्विड हो गया। इसको ज़्यादा मात्रा में ले लेना तो ये विलायक बन जाएगा, और थोड़ी सी मात्रा में उसमें शुगर मिलाओगे तो ये विलय हो जाएगा। शुगर क्या है, सॉलिड है, ठोस है। फिर लिक्विड के अंदर गैस मिलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो बहुत जनरल है, जो आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा और यूज़ भी किया होगा। कैसे, लिक्विड के अंदर गैस मिलाकर बनता है सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स आप सब लोग पीते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है, यानी जो भी आपका कोल्ड ड्रिंक होता है लिक्विड, उसके अंदर CO2 गैस जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर पर भरा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लिक्विड के अंदर भरा गया है। तो लिक्विड यानी आपका वो हो गया सोडा, और उसके अंदर आपने क्या मिला दिया, गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिया, क्या बन गया आपका, कोल्ड ड्रिंक बन गया। तो सोडा वाटर जो होता है वो लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है, यानी ये लिक्विड गैस सॉल्यूशन होता है। ये आपका लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर, तो विलयन जो होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं। 9 टाइप के विलयन मैंने आपको पढ़ा दिए। 9 टाइप के विलयन के एग्जाम्पल भी मैंने आपको पढ़ा दिए। एक बेसिस और होता है जिसके बेसिस पे अपन जो आपका सॉल्यूशन होता है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वो भी सीख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन जो होता है ये 9 टाइप का विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर होता है। बहुत सिंपल है, आप इसके एग्जाम्पल पे और इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, NCERT का बुक उठाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर, हिंदी में अगर बात करें तो सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर अगर मैं सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो सॉल्यूशन जो होता है आपका 5 टाइप का होता है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो अपन पढ़ने वाले 11th में, आप सब लोगों ने कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स पढ़े होंगे। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें है ना, पार्ट्स पर मिलियन, PPM जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं, ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ी है। लेकिन फिर भी वो टॉपिक मैं आपका यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ क्योंकि वो आपका 12th के सिलेबस में भी है, तो अपन उसको भी सीखेंगे। कंसंट्रेशन को अपन किस किस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको अपन कंसंट्रेशन को समझेंगे उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले आपको समझना है कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है उसको बहुत सिंपल वे में समझेंगे। अभी मैंने कहा कि सॉल्यूशन जो होता है, कंसंट्रेशन मतलब हिंदी में बात करें तो सांद्रता, ये क्या होती है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 2 चीज़ें आपकी क्या क्या है, अभी जस्ट मैंने कहा था, एक आपका सोल्यूट है, ठीक है, एक आपका क्या है, सॉल्वेंट है। 2 चीज़ें अपन ने सीखी है। सोल्यूट मतलब आपका विलय, ठीक है, और एक आपका है विलायक। ये 2 चीज़ें मैंने अभी सिखाई थी आपको। मैंने कहा था जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो ज़्यादा मात्रा में वो क्या है, विलायक है, और जो कम मात्रा में वो क्या है, विलय है। अब सपोज मान लो कि आप मीठा पानी बना रहे हो, आपने पानी लिया, उसमें आप शुगर मिला रहे हो, तो आपने पानी ज़्यादा लिया, थोड़ा सा उसके अंदर क्या करा, शुगर मिलाया। अब जैसे जैसे आप शुगर की क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि वो जो आपका विलयन है वो थिक होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। यही तो कंसंट्रेशन है कि आप विलायक के अंदर कितना विलय मिला रहे हो, वही आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है। जितना ज़्यादा विलय उसके अंदर मिलाओगे आपका विलयन उतना ही गाढ़ा होगा, मतलब वो उतना ही ज़्यादा सांद्र होगा। मतलब विलायक के अंदर विलय की मात्रा कितनी है वही आपका क्या है, सांद्रता है, कंसंट्रेशन। अब इनको अपन मोलरिटी के फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, सारी टर्म्स में अपन इसको समझते हैं। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन यहाँ आपको सांद्रता का, कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी विलायक के अंदर आपने विलय को कितनी ज़्यादा मात्रा में मिलाया है वही उसकी सांद्रता होती है। अब इस बेसिस पे बात करें तो अपन 2 शब्द बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एक होता है आपका तनु विलयन, यहाँ आएगा क्लासिफिकेशन में, पर मैं थोड़ा सा भी समझा देता हूँ। और एक होता है सांद्र विलयन। तो तनु और सांद्र, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका जो होता है। तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर विलय की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, विलय उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, विलय की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए आपका कॉन्सेंट्रेट है वो सांद्र विलयन है।
और जिसके अंदर विलय की मात्रा कम है वो डाइल्यूट है, वो तनु है, तनु विलयन है। तो आपको इसी बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है। तो उस क्लासिफिकेशन में 2 तो यही आ जाएंगे, सबसे पहला आपका आ जाएगा सांद्र और एक आ जाएगा तनु। 2 तो आपके टाइप आपको समझ में आ जाएंगे। सांद्रता के बेसिस पे 2 तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सांद्र विलयन, यहाँ इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। और सेकेंड हो जाएगा तनु विलयन। तो इन दोनों के बारे में अभी जस्ट मैंने कहा, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, तो सांद्र विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक है, ठीक है। विलायक से अधिक है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विलय की मात्रा अधिक है तो वो आपका क्या हो गया, सांद्र विलयन हो गया। और ऐसा विलयन जिसके अंदर जो विलय की मात्रा है वो क्या है, कम है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है, ये जो विलायक है वो क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसा विलयन आपका क्या हो गया, तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे अपन यहाँ पर बात करें तनु और आपका सांद्र विलयन की, तो बहुत सारी जगह होता है, जैसे सोडियम सल्फाइड, नहीं सॉरी सोडियम फ्लोराइड, NaF की अगर मैं बात करूँ तो NaF जो होता है इसकी सांद्रता अगर कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं इसकी सांद्रता बढ़ा दूँ तो ये बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है। जो सोडियम फ्लोराइड का ज़्यादा सांद्र विलयन अपन जब देखते हैं, सांद्र सॉल्यूशन जब देखते हैं, तो जो चूहे मारने की दवा आती है उसके रूप में जहर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और अपन डेटोल इस्तेमाल करते हैं, आपने 2 टाइप का डेटोल देखा होगा। एक डेटोल वो होता है जो अपने घाव वगैरह साफ़ करने के लिए एंटीसेप्टिक की तरह अपन इस्तेमाल करते हैं, एक वो भी होता है जिससे अपन फर्श वगैरह साफ़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो अपन यूज़ करते हैं स्किन पर वो तनु है, डाइल्यूट है, उसके अंदर जो परसेंटेज है वो कम है, विलय का सांद्रता कम है, ताकि वो अपने यहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना फैलाए, ठीक है, साइड इफेक्ट उसका ना हो अपनी बॉडी पर। और जो अपन फर्श पे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर अपने को बैक्टीरियाज को क्या करना होता है, मारना होता है, जम्स को मारना होता है, तो वहाँ उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बस कंसंट्रेशन मतलब आपका समझ में आता है कि विलय की मात्रा जो है विलायक के अंदर क्या है, ज़्यादा है, तो वो आपका सांद्र विलयन है। और विलय की मात्रा यानी सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर अगर कम है तो वो आपका क्या है, डाइल्यूट विलयन है। अब 2 तो ये हो जाते हैं। अगला टाइप जो है वो देखो संतृप्त विलयन, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो जब भी अपन इन टाइप के विलयन की बात करेंगे तो यहाँ एक चीज़ आपको फिक्स रखना है, ताप। ताप क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। आपका टेम्परेचर जो है वो फिक्स टेम्परेचर पर अपन बात करने वाले हैं। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूँ कि यदि आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने कोई भी विलायक ले रखा है, सपोज़ मान लो आपने पानी ले रखा है, विलायक मतलब आपने यहाँ पर क्या ले रखा है, पानी ले रखा है, और आप इसके अंदर नमक जो है वो डिज़ोल्व कर रहे हो, तो नमक आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, विलय हो गया, और ये आपका पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो पानी के अंदर जब आप नमक को डिज़ोल्व करोगे तो आपको याद रखना कि जैसे मान लो आप रूम टेम्परेचर पर डिज़ोल्व कर रहे हो, तो नमक इसमें डिज़ोल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नमक जो है ये पानी के अंदर घुलना बंद हो जाएगा। नमक का पानी के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, एक लिमिट तक डिज़ोल्व होगा कि कितना डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। फिर यदि आप क्या करें, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, इसको गर्म करें, तो गर्म अगर करोगे तो इसमें आप और क्या कर सकते हो, नमक को घोल सकते हो। फिर उस टेम्परेचर पर भी नमक जो है वो घुलना बंद हो जाएगा, फिर और गर्म करो, थोड़ा और घोल सकते हो। तो मतलब यहाँ वही कहा गया कि निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो तो उसमें और ज़्यादा विलय नहीं घोला जा सकता है, विलय नहीं घोला जा सकता, मतलब वो संतृप्त तो हो गया। मतलब आपने यहाँ पर एक फिक्स रूम टेम्परेचर पे जब आप इसमें नमक घोल रहे थे, घोलते जा रहे हो, डिज़ोल्व करते जा रहे हो, और एक टाइम ऐसा है कि नमक का जो डिज़ोल्व होना है वो बंद हो गया, मतलब ये आपका क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, संतृप्त विलयन बन गया। मतलब इसी टेम्परेचर को अगर आप रखोगे, ताप को फिक्स रखोगे, टेम्परेचर को फिक्स रखोगे, तो और ज़्यादा नमक आप इसके अंदर नहीं घोल सकते हो। तो ऐसा विलयन आपका क्या हो गया, संतृप्त विलयन है, मतलब वो संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्या उसमें आप उसी टेम्परेचर को फिक्स अगर रखते हो तो आप और ज़्यादा नमक नहीं घोल सकते हो, ठीक है। तो वो आपका कैसा हो गया, संतृप्त विलयन, और ज़्यादा विलय को आप डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है आपका 4 टाइप का असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन का मतलब ये हुआ कि उसी टेम्परेचर पर आप उसमें और भी क्या कर सकते हो, विलय को घोल सकते हो। अभी वो सैचुरेटेड नहीं है, अभी वो संतृप्त नहीं हुआ, मतलब अभी इसमें और भी ज़्यादा नमक अपन घोल सकते हैं। ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि नमक जो है वो घुलना बंद हो गया। नमक घुलना बंद हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। जब तक नमक इसमें घोला जा सकता है इसी टेम्परेचर पर,
जब तक इसमें और ज़्यादा विलेय घोला जा सकता है वो आपका क्या हो गया, असंतृप्त विलयन। मतलब इसमें उसी ताप पर आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि निश्चित ताप पर विलायक के अंदर और विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सकती है या और विलेय नहीं मिलाया जा सकता है, ऐसा विलयन आपका क्या हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलायक के अंदर और विलेय घोला जा सकता है ना, सॉल्वेंट के अंदर आप और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, वो आपका हो गया असंतृप्त विलयन। एक लास्ट टाइप और आपका जो होता है, फिफ्थ वाला टाइप जो होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन उसको कहा जाता है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसकी कंपेयर करेंगे अपन संतृप्त विलयन से। निश्चित ताप पर ऐसा सॉल्यूशन जो निश्चित ताप पर जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से ज़्यादा हो। संतृप्त विलयन से मतलब संतृप्त का मतलब क्या होता है, वो डिसॉल्व होना बंद हो गया, लेकिन फिर भी आपने उसके अंदर थोड़ा सा और क्या मिला रखा है, विलय मिलाया हुआ है। मतलब संतृप्त होने के बाद भी आपने थोड़ा और उसके अंदर विलय मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, अति संतृप्त। बहुत ज़्यादा संतृप्त हो गया तो अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड हो गया। मतलब इस टाइप के विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है तो वो आपका कैसा हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। आप और भी इनको एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। अब इतना समझने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको ईजी वे में समझ में आएगा। तो आज मैंने आप लोगों को सोल्यूशन का बेसिक पढ़ा दिया है और आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया है सोल्यूशन का, कि सोल्यूशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। अब अपन जो कल बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन जो है आप उसको कितनी टर्म्स में आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग यूनिट उनका होता है, अलग अलग जगह। अगर आप जैसे मान लो आपको कंसंट्रेशन को पता करना है तो विलय और विलायक 2 चीज़ें हैं। तो विलय अगर आप जो है उसको वॉल्यूम में बात कर रहे हो कि उसका वैट में आप उसको ले रहे हो तो उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप से आप कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। उसी टर्म्स को अपने को समझना है, वो आपने समझ लिया है तो इस चैप्टर का पूरा बेसिक आपका कवर हो जाएगा। और वो आप लोगों ने 11th में भी सीखा है, मोलरिटी पढ़ा है, मोलेलिटी पढ़ा है, नॉर्मेलिटी पढ़ा है, फॉर्मेलिटी पढ़ा है, वही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सोल्यूशन का बेसिक अच्छे से पढ़ लेना, सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है।